अंग्रेज़ों से आज़ादी को 77 साल गुजर गए, मगर क्या अब भी हमारा देश आज़ाद है? हमारा देश सिर्फ नाम का आज़ाद है बेटा, हमारे देश के लोग आज़ाद नहीं हैं। मेरा भारत महान, ये कहने में तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, मगर आज जब मैं देश की गरीबी को देखता हूँ तो उसी सीने में दर्द भी हो जाता है। गरीब लोग हमेशा से गुलामी की जिंदगी गुजारी है, आज़ादी तो सिर्फ पैसे वाले लोग के लिए है। हम सभी लोग सिस्टम के नीचे दबे हुए हैं और हर रोज चाय की चुस्की लेते हुए अपने देश के इन नेताओं को कोसते हैं। तो कोसना छोड़ो और चलो पेलते हैं हर उस सवाल को जो आप लोगों के सीने में दफन है। अब चाहे गलती राज शासन की रहे या उस पर राज करने वालों की। तो आज मैं इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए अपने देश के एक स्टूडेंट से, टीचर से, एम्प्लॉय से, लेबर से लेकर बिजनेसमैन तक से उनके ओपिनियंस जानूंगा। आइए चलते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, इन इंटरव्यूज को लेने के बाद मुझे भी पूरा यकीन हो गया कि हमारे देश के लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। ये हकीकत मुझे गहराई से महसूस हुई और ये याद दिलाता है कि आज़ादी के लिए जंग आज भी जारी है। आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कौन सा करियर ऑप्शन चूज करोगे, जॉब या बिजनेस? एक्चुअली बिजनेस। इतना टैक्स भरने के बाद भी आपको ईज ऑफ बिजनेस नहीं है। सर्विस के नाम पे हमारा गवर्नमेंट, शायद जहाँ तक मैंने पढ़ा है, बाकी कुछ कंट्रीज है जो ज्यादा फैसिलिटी देती हैं। अच्छा, जैसे दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, उस हिसाब से तो सर्विसेज नहीं देती जी। तो मतलब इंडिया में बिजनेस रन करना ज्यादा आसान नहीं है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले? जी, कुछ कंट्रीज ज्यादा सहूलत दे रहे हैं बिजनेस को, उनसे सीखने की जरूरत है। सो फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे पास बिजनेस करने के पैसे ना हो तो प्राइवेट जॉब चूज करोगे या सरकारी जॉब? गवर्नमेंट जॉब। पिछले 8 साल में 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और गवर्नमेंट ने सिर्फ 7,22,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए रिक्रूट किया। So what's your favorite thing in your school from which you are getting yourself really enjoyable? हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना फक है कि 10 साल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश में बात तक नहीं कर पाता। आज से कुछ साल पहले मैं भी उसी पोजीशन पे था। तो अब मैं इस हकीकत को बदलना चाहता हूं। अगर तुम्हें इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो पढ़ाई है उसमें कुछ चेंज करने का मौका मिले तो क्या चेंज करोगे? तुम होमवर्क घटा दोगे या एग्जाम्स को खत्म करवा दोगे या फिर सब सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दोगे या कुछ सब्जेक्ट्स को निकाल दोगे? क्या करोगे? एग्जाम को खत्म कर देंगे। एग्जाम को ही खत्म कर दोगे? और फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना कैपेबल है? वो बताओ। एग्जाम खत्म करना इज नॉट द ऑप्शन। एग्जाम को बेहतर तरीके से बना देना, उसके सिस्टम में कुछ चेंजेस करना, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग ना? यस। ओके, सबसे पहले तुम बताओ भाई कि तुम कितनी पढ़ाई की हो? ग्रेजुएट, किस फील्ड में? BSc IT। सर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी फॉल्ट क्या है आपकी नज़र में? एज ए टीचर भी एटलीस्ट जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि हम ग्रेजुएट्स तो हो जाते हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिलती है। सबसे प्रॉब्लम यही है कि हमको कुछ ऐसा स्किल्ड एजुकेशन चाहिए जिसके थ्रू कम से कम बच्चों को रोजगार मिल सके। लर्निंग एजुकेशन से ज़्यादा स्किल्ड एजुकेशन पे ध्यान देना ज़रूरी है। ओके सर, आई गॉट योर आंसर। पिछले 200 सालों से एजुकेशन सिस्टम आज भी ट्रेडिशनल तरीके से क्यों पढ़ाई जा रही है सर? उसमें कुछ बदलाव क्यों नहीं आ रहे? एक तो लोगों का माइंडसेट, दूसरा कम फंड के नाते कुछ स्कूल भी जो फंड के नाते अफोर्ड नहीं कर सकते वो बात को। खैर गवर्नमेंट उसका दे रही है, कुछ तो उनको दे रही है, लेकिन लोग उसको अनदर वे में यूज करते, अपनी जेब गर्म करने के लिए। साफ सी सीधी बात। जी जी। ओके, सी गाइस, इंडियन एजुकेशन सिस्टम टोटली फक्ड अप है, जिससे कि इंडियन स्टूडेंट्स को मीडियोकर बने रहना पड़ता है। आज ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना एक टास्क बन चुका है, लेकिन सर उस टास्क की प्राइस मनी जो होती है, यानी कि सैलरी और जॉब, वो मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया? अब देखिए, उसके पीछे का एक रीजन है कि गवर्नमेंट के पास भी अब इतनी पॉपुलेशन सबको जॉब नहीं दे सकती। लेकिन सर पॉपुलेशन तो ज़्यादा चाइना में भी है। कॉलेज खत्म होते होते एक स्टूडेंट का 10 लाख से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है उसकी लाइफस्टाइल पर, उसकी कॉलेज की फीस और स्कूल की फीस मिला करके। मगर जॉब अवेलेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 40% की है, यानी कि आज भी 60% ग्रेजुएट्स
मेरे जैसे अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह से होना चाहिए कि हमको उसके एबल बनाए कि हम कम से कम अपने लाइफ को जीने के लिए ना कुछ इस तरीके से कर पाए कि लाइक सर्वाइव कर सके। एजुकेशन सिस्टम काम सीखना और जॉब हासिल करने पे ही क्यों फोकस करता है सर? आपको नहीं लगता कि पैशन फॉलो करने की जो इंटेंसिटी होती है वो बचपन में ही उस चीज़ का गला घोट दिया जाता है, जूनियर केजी सीनियर केजी में ही सिर्फ इंग्लिश पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो। और मुझे लगता है यही एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया में सिर्फ इनोवेशंस की कॉपी की जाती है, ओला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, क्योंकि ओरिजिनलिटी का गला जूनियर केजी में ही घोट दिया जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहीं भी प्रैक्टिकलिटी पे फोकस क्यों नहीं करता? सिर्फ थ्योरी बेस्ड आंसर्स है। और आपने भी मुझे स्कूल में पढ़ाया है, दरअसल ये मेरे मैथ्स टीचर रहे थे 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक, तो आपने ही मुझे मैथ्स पढ़ाया है। लेकिन मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ सर, मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें बस रट्टा किया मैंने। मेजॉरिटी 85 to 90% चीज़ें मैंने रट्टा की, शायद 10% मुझे समझ में आया हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो चीज़ प्रैक्टिकलिटी सिखाई जाती, कंपाउंडिंग मुझे सिखाई जाती, तो शायद आज मैं अपने अब्बा से कुछ पैसे बोरो करके आज मैं करोड़पति बन सकता था। लेकिन मुझे कंपाउंडिंग नहीं सिखाई गई थी, जिस वजह से मेरे पास जो पैसे आए वो भी मैंने गवा दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे स्कूल में सिखानी चाहिए थी, और वो चीज़ रट्टा कराई गई लेकिन प्रैक्टिकली नहीं सिखाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? हर वक्त हमेशा सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पर चीज़ों को समझा करके पेजेस पलट दिए जाते हैं। नहीं, वो ये बिल्कुल सही बात है कि देखो अभी जो हमारा ओल्ड सिस्टम ट्रेडिशन चल रहा है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली पॉसिबल कराने के लिए हमको एक प्रैक्टिकल लैब चाहिए, जहाँ पे मैथमेटिक्स लैब होता है जिसमें हम उसको चीज़ को शो कर सकते। तो हमारे पास फैसिलिटीज नहीं, इसलिए हम नहीं कर पाते। तो आप अभी करंट टाइम पे कितनी सैलरी कमा रहे हो? 15,000। आप एक दिन का कितना कमा लेते हैं? अब हमारे ऊपर है, कभी 1000 कभी 1500 रुपया पर डे कमा लेते हम लोग। भाई तुम्हें ये जानकर दुख नहीं होता कि एक मजदूर दिहाड़ी करने वाला दिन का 1500 रुपये कमाता है और महीने का 45,000 रुपया? तो क्या कहना है तुम्हारा इस पर? तो जानू भाई, आपको पढ़े लिखे लोगों को देख के हंसी नहीं आती? क्या भाई, बहुत हंसी आती है। इतनी सैलरी में आपकी ज़रूरतें पूरी होती है या ख्वाहिशें भी? जरूरत है। आज से 10 साल पहले पर कैपिटा इनकम 15,000 थी और उस वक्त एक ब्रेड का पैकेट 18 रुपए का आता था, और आज भी पर कैपिटा इनकम 15,000 रुपया ही है, मगर एक ब्रेड का पैकेट 40 रुपए का आता है। बिकॉज इन्फ्लेशन इज फकिंग मिडिल क्लास पीपल्स। अभी कैसा है कि वो जो 45,000 कमा रहा है, वो आने वाले 5 साल बाद वो 45 से 85 होने वाला है, वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, आपके काम को इंडिया में छोटा क्यों समझा जाता है? मतलब लेबर वर्क को इंडिया में बहुत छोटी नजर से देखा जाता है। आपको क्या लगता है इस पे? आप मानते कि नहीं मानते इस बात ये को? चीज तो मानते हैं। जैसे भी बड़े बड़े सेठ है, हम उनके घर पे जाते हैं, उनका घर बनाते हैं, नीचे से ऊपर तक पूरा घर हम तैयार करते जी। हैं। मगर मेहनत जो करते हैं हम लोग ही करते हैं, मगर हम लोग की वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे कि आपने कहा कि एक दिहाड़ी काटने वाला वो टाइम तक भी 45,000 रुपये से 55,000 तक पहुंचेगा, लेकिन मेरा ये घर बना उस टाइम तक दिहाड़ी मजदूर काटने वाले 700-800 रुपये कमा रहे थे। आज से 3 साल बाद वही दिहाड़ी मजदूर काटने वाले 1500-1600 रुपये कमा रहे हैं। तो शायद मेरे हिसाब से दिहाड़ी मजदूर करने वालों की जो सैलरी है वो आपसे ज़्यादा हाइक हुई होगी। अच्छा जानू भाई, अगर आपको एक दिन का पीएम बना दिया जाए इंडिया का, तो आप अपने लेबर वर्कर्स के लिए कौन सी ऐसी स्कीम्स लाओगे कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बने और उनको समाज में इज्जत मिले? बेशक अगर अल्लाह ने चाहा और आपकी दुआ रही, अगर ऐसा मौका मिलेगा, मैं तो ये सोचूंगा मैं खुद लेबर हूँ, यानी उस जगह से मैं लेबर हूँ, यानी मैं काम करूँ लेबर, तो मैं लेबर के हिसाब से ही सोचूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मेरे लेबर कभी परेशान ना रहे। दूसरी बात, वक्त से पहले उनके घर के अंदर क्या परेशानी है, उनके घर में किसको दवा खाना है या कुछ तकलीफ है, वो देखूंगा। और सिर्फ मैं अपना नहीं देखूंगा, यानी इंडिया में अपने गवर्नमेंट में जितने भी लेबर रहेंगे सबको मैं एक समान देखूंगा। जिनको जो परेशानी जो तकलीफ है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो पूरी कर सकूँ। ये अभी जैसे मैं BSc IT कर रहा हूँ, मैं अभी मुझे तो पहली बात कि अभी BSc IT वालों के लिए जॉब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग BSc IT मीडियोकर करके कर रहे हैं, सब लोग घुसे पड़े हैं, इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं। देखो ऐसा कैसा है, BSc IT में बहुत पब्लिक है, लेकिन जो कंपनी है ना वो मांग रही है एक्सपीरियंस, वो मांग रही है स्किल। तो जॉब नहीं आएगी भाई, तो स्किल्स कहाँ से आएगी? सर, एजुकेशन की एग्जामिनेशन सिस्टम को डिजाइन करने वाला आपकी नज़र में स्मार्ट था या बेवकूफ़? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि टेक्स्ट बुक के कुछ टॉपिक्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स की एबिलिटी को डिसाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 80% सिलेबस कंप्लीट किए हैं एग्जाम के लिए,
और बचे हुए 20% सिलेबस एग्जाम्स में आ गए तो मैं तो लूजर हो गया, मैं तो फेल हो जाऊंगा। ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। ओके। ये पैटर्न टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे उस समय की डिमांड वही थी, अभी की डिमांड चेंज है, तो अभी की डिमांड के अकॉर्डिंगली कुछ चेंज जरूर होना चाहिए। ओके सर। हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बेवकूफ थे या अच्छा। ओके सर, थैंक यू सो मच। क्या आप अपनी इस सैलरी से मुंबई में घर ले सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंबई जैसे शहर में आज के टाइम में घर ले लेना कभी ना पूरा होने वाला सपना बन चुका है, बिकॉज आमदनी है हजारों में और घर है करोड़ों में। कोई भी जॉब करने वाला पर्सन वो मुंबई में घर नहीं ले सकता। जापान जैसी कंट्री में अगर किसी एम्प्लॉय को 3,70,000 युआन यानी कि 2,14,000 रुपए से कम सैलरी मिलती है तो वो एम्प्लॉय अपनी कंपनी पर केस कर सकता है। सोचो, काश हमारे यहाँ भी ऐसा कानून होता तो सभी कंपनीज को जेल जाना पड़ता। जिससे कि हर एक जॉबर पर्सन देश के किसी भी कोने में घर ले सकता है। ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरे देश में इनडायरेक्टली डिक्टेटरशिप का इन्फ्लुएंस है या नहीं, आपको क्या लगता है? डिक्टेटरशिप का इन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है थोड़ा सा कर रही है। अगर आप रिसेंट में जो अभी गवर्नमेंट है उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, जिस तरीके से उसने कदम रखी 2014 में, 2014 के बाद से उसने जिस तरीके से इंडिया को लेके आया है अभी तक 2024 में, तो आप अगर उस चार्ट को देखोगे तो वो उन्होंने हाई नहीं लेके गए, उसके बाद वो प्रमोट उसको ऐसे करते हैं कि जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे अकरम भाई कि इंडियन बिजनेसेस में एक ओनर को सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होती है? इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस में या फिर कॉम्पिटिटर को बीट करने में? देखो, कॉम्पिटिटर को बीट करने में तो सबको दिक्कत रहेगी, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना, टैक्सेस का जो सिस्टम है, उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट बिजनेसमैन के स्लीपिंग पार्टनर्स है, यानी कि ना तो वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और ना ही मेहनत, मगर मलाई पूरी खाने आ जाएंगे आपकी। कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं और हमारी गवर्नमेंट इसका रीजन कहीं ना कहीं ठहराती है रैश ड्राइविंग को, अल्कोहल को और छपरी लोगों के स्टंट्स को। तो आपकी नजर में क्या ये सही है? मगर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि खराब रोड्स भी इन एक्सीडेंट्स की एक बड़ी वजह हो सकती है? नहीं, आपने जो बोला रोड रशेस के बारे में, उसका भी मैं एक रिसेंट एग्जांपल आपको दूंगा। पूना में एक केस हुआ था, पॉज गाड़ी से अंडर 18 बॉय था वो। चलो वो ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मारे गए जगह पे, लेकिन आप एक चीज वहां गौर करना, अगर गवर्नमेंट को आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो रात के 3 बजे पूना का जो एमएलए था वो उनको पुलिस चौकी में आया था उनसे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो मतलब इंडिया में बिजनेस रन करना ज्यादा आसान नहीं है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले? जी, कुछ कंट्रीज ज्यादा सहूलत दे रहे हैं बिजनेस को, उनसे सीखने की जरूरत है। मेरे दोस्त ने अपने बिजनेसेस के लीगल इश्यूज को क्लियर करवाने में 1 साल लगा दिए और सिर्फ जीएसटी बनवाने में उसे 4 महीने लग गए। ईज ऑफ बिजनेस कहाँ है? तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इंडियन टैक्स रेट जो है वो भी कनाडा जैसे हो गए हैं, लेकिन यहाँ की सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज बिल्कुल घटिया है। इस सवाल के आगे आप लोग खुद को रख कर देखिए। कनाडा जैसी कंट्री में हेल्थ केयर पब्लिकली बिल्कुल फ्री है, वहीं पर इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर फ्री होने के नाम पर आप लोगों को वेंटिलेटर्स तक अवेलेबल नहीं मिलेंगे। आप लोगों को एडमिशन करवाना है तो आपको अपनी पहुंच दिखानी पड़ती है, घूस देना पड़ता है। बजट जो इंडिया का आया है, हमारे देश का जो बजट आया है, तो उसमें गरीबों को सरकार ने घुस दिया और जो अमीर है उनको सरकार ने दिया, लेकिन मिडिल क्लास को क्या? एग्जैक्टली, मिडिल क्लास को सरकार ने, मैं फिंगर नहीं दिखाऊंगा, मतलब साफ सी सिंपल बात है कि इंडियन पब्लिक सर्विसेज बिल्कुल फक है। तो अकरम भाई, पिछले साल 5,100 से भी ज्यादा मिलियनर्स ने, करोड़पतियों ने इंडिया को छोड़ दिया, तो उनका बाहर जाने का रीजन आपको क्या लगता है? कि खराब रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से इंडिया के, या बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटी की वजह से? बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटी कुछ कंट्रीज दे रही हैं तो उसकी वजह से जा रहे हैं, कुछ सिस्टम में फंस जा रहे हैं, वो सिस्टम की वजह से निकल जा रहे हैं। इंडिया में बिजनेस रन करना मधुमक्खी के छत्ते जैसा नहीं है, यानी कि शहद तो मिलता है मगर बहुत कटवाने के बाद। इस देश के सभी लोगों को मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर क्यों जाना है? आखिर इंडिया में टायर 2, टायर 3 सिटीज जो है वो इतनी डेवलप क्यों नहीं हो रही कि वहां पे भी लोगों को रोजगार मिल सके? छोटे छोटे गांव होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे अभी तक नेटवर्क नहीं पहुंचा है। एग्जैक्टली। तो क्यों लगता है भाई, क्यों तो लोग तो भाई टाउन की तरफ भागेंगे, शहरों की तरफ। तो जहाँ पे चीजें नहीं पहुंच रही है
तो वो गलती गवर्नमेंट की है या लोगों की? ये लोगों की गलती कैसे हो सकती है? तो क्या बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें अपने देश को छोड़ना पड़ेगा? क्या आप अपने देश को छोड़ेंगे? नहीं, नहीं छोड़ अपना देश तो नहीं छोड़ेंगे। जैसा भी होगा सिस्टम से लड़ेंगे, करेंगे, कुछ भी करेंगे, रहेंगे यहीं पे, लेकिन अपने देश में ही अपने business देश को में ही बड़ा रहेंगे और अपने देश की इकोनॉमी को ही मजबूत करने में जो हो सकेगा छोटा मोटा कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूंगा अकरम भाई। इन चीजों पे एक्शन लेना चाहिए यार, बहुत जरूरी हो गया भाई, क्योंकि 77 इयर्स हो गए हिंदुस्तान को आजाद होके, लेकिन independent होके। आज भी वो डेवलप स्टेज पे मैं वही कहना चाह रहा था एग्जैक्टली कि आज भी वो डेवलपिंग पे, डेवलप नहीं है, नहीं हुआ एग्जैक्टली। आज भी वो डेवलपिंग पे। तो इस पे बहुत सोचना चाहिए भाई कि ऐसा क्यों है। कि आजादी के 77 साल बाद भी हमारा देश आज डेवलपिंग स्टेज पर है, डेवलप पूरा नहीं हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? उसके पीछे का एक ही रीजन है, करप्ट पॉलिटिक्स। एक ऐसी कंट्री जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह बर्बाद हो चुकी थी और हर साल उस कंट्री की कमर टूट जाती है बिकॉज वहां पे अर्थक्वेक आते हैं, मगर तब भी उस कंट्री की जीडीपी और इकोनॉमी हमारी कंट्री से बड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान की। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे? बोलिए। आपके गांव में सड़कें, अस्पताल, स्कूल सब बने हुए हैं? नहीं, इलेक्शन जब होता है तो तब आते हैं, आपका गटर बनाएंगे, आपकी सड़कें बनाएंगे, आपकी स्कूल बनाएंगे। इलेक्शन होने के बाद जीत के आते हैं, उसके बाद भी 5 साल दिखते ही नहीं है। जापान मेरे हिसाब से दुनिया में शायद वो बाद में डेवलप हुआ। डेवलप कंट्री में गिनोगे तो जापान नंबर 1 में नहीं आएगा तो नंबर 2 में आएगा। हमारी जीडीपी से आगे भाई वो। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स की कमोडिटी में बिजनेस रन करना उतना ही मुश्किल है जितना कि मोदी जी से इंटरव्यू करवाना। साफ सी सीधी बात, इंडिया डज नॉट हैव ईज ऑफ बिजनेस। इंडियन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस दुनिया की सबसे घटिया ट्रांसपोर्टेशन है और इसका रीजन ठहराया जाता है पॉपुलेशन को। तो क्या आप इस चीज को एग्री करते हो या नहीं करते हो? अगर ऐसा है तो इस दुनिया की सबसे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हांगकांग शहर की है, जो कि स्थित है चाइना में। और ये जगत जहान को पता है कि चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन लगभग सेम ही है। कंप्लीटली एग्री करता हूँ। ट्रांसपोर्ट की अगर बात है तो हमारी आज की गवर्नमेंट जो है बुलेट ट्रेन के बारे में बात कर रही है। हाँ, करोड़ों रुपया बुलेट ट्रेन के लिए खर्चा कर दिया गया है और करने को तैयार है। लेकिन पिछले महीने जुलाई के मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मिनिमम 6 एक्सीडेंट हुए ट्रेन के। तो जिस दिन करप्ट पॉलिटिशियंस हट करके अच्छे पॉलिटिशियंस आ जाएंगे तो क्या उस वक्त एक अंबानी और एक अडानी के अलावा भी क्या अकरम भाई भी उनके लेवल पर पहुंच पाएंगे? जी जरूर, बिल्कुल हो जाएंगे। सिर्फ करप्ट पॉलिटिक्स हटा दें तो क्या है, सब तो मेहनत करते हैं। कौन अपनी बेस पे सब मेहनत करते हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। सिंगापुर एक हाई इनकम इकोनॉमी है जो बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और मजबूत इन्वेस्टमेंट्स पर टिका है। इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विसेज को ऐसे बनाया है कि देश की तरक्की और समाज की भलाई साथ साथ चले। हमारे देश को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। आखिर किसी भी देश की असली शक्ति उसकी जनता और उन जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर टिकी होती है। मेरा इस वीडियो में इकोनॉमी और जीडीपी से जुड़े कोई भी दोषी ठहराने वाले इल्जाम नहीं थे इंडियन गवर्नमेंट से। मुझे भी पता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है क्योंकि अमीर और अमीर होता जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी पर मैंने आप लोगों के लिए हर एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव शेयर किया, चाहे वो जिस भी फील्ड और करियर से बिलोंग करते हो, उन सभी ने आप लोगों तक अपने अपने आंसर्स पहुंचाए। तो इसीलिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैं सिर्फ और सिर्फ इस देश के अमीरों को कहना चाहूंगा। पकड़ो रिश्वत खोरों को।